हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इग्नो अकेडमी। इग्नो अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं आ चुका हूं BHIC 131। BHIC 131 जो है, ठीक है, BHIC 131 का जो PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर को लेकर, इससे पहले आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। मैंने एक सेट ऑलरेडी बना रखे हैं। हर एक दिन हम लोग तीन तीन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे और इसमें से मान के चलो आपको क्वेश्चन आने जरूरी है, मतलब आएंगे ही। मेन आने जरूरी क्या है, आएंगे ही क्वेश्चंस, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस में लैंग्वेज थोड़े से चेंज हो सकते हैं, बाकी तो आपका जो कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, तो अगर मिलता जुलता आपको क्वेश्चन मिल जाए तो समझ लो वही क्वेश्चन, आंसर्स आपके वही है, ठीक है। जैसे जैनिज्म इन अर्ली इंडिया, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ जैनिज्म इन अर्ली इंडिया, तो जैनिज्म के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये सारे 20 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा आराम से कम 40-50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे ओवरऑल में, ठीक है। क्वेश्चन बैंक है इसका। BEGC 132 का भी क्वेश्चन बैंक, आपको हर एक सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन बैंक मैं बनाने वाला हूं। तो चैनल में जो नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करना है दोस्तों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आइए बिना लेट किए हुए। Examine the origin and development of Jainism in early India. Jainism is one of the oldest religions of India. Jainism जो है एक oldest religion है इंडिया का, ठीक है। बुद्धिज्म, जैनिज्म, तो जैनिज्म भी एक oldest religion है। देखो, मैं ज्यादातर आपको इंग्लिश में ही मैं समझाऊंगा, बहुत इजी लैंग्वेज में बताया, मतलब मैंने आपके लिए कोई आंसर रेडी किया है, तो मैं आपको ज्यादातर मैं इंग्लिश में ही यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि जहां पे जरूरत होगा मैं वहां पे बाइलिंगुअल करूंगा, क्योंकि आंसर आपको इंग्लिश में लिखना है, तो वोकेबुलरी आपके पास में होना जरूरी है। It emerged as a part of the wider religious movement in the 6th century BCE that challenged the dominance of Vedic rituals and sacrifices. तो ये religion तो वैदिक रिचुअल्स के, वैदिक के जो रिचुअल्स है, सैक्रिफाइसेस है, इसको चैलेंज किया था, मतलब इसको कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। जैनिज्म emphasized non-violence, self-discipline and spiritual purification. तीन चीज पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया था। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन देयर वर 24 तीर्थंकरस, स्पिरिचुअल टीचर्स, जिसको हम लोग कहते हैं तीर्थंकर, मतलब होता है स्पिरिचुअल टीचर्स। 24 थे मेन गुरुज जिसको बोला जाता है। द फर्स्ट तीर्थंकर वाज ऋषभनाथ, while the 23rd was पारशनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ जिसको बोला जाता है। इसका एक मंदिर भी है जो झारखंड में अवस्थित है, गिरिडीह पे। तो अगर आप जाते हैं, कोई भी झारखंड से है, तो कमेंट में जरूर बताना है कैसा है पार्श्वनाथ मंदिर। पारसनाथ हु लिव्ड बिफोर महावीर टॉट 4 प्रिंसिपल। पारसनाथ ने जो है 4 प्रिंसिपल्स के ऊपर ज्यादातर फोकस किया उन्होंने, ठीक है। नॉन वायलेंस, ट्रूथ, नॉन स्टीलिंग एंड नॉन पोजेशन। दिस टीचिंग्स लेड द फाउंडेशन ऑफ जैनिज्म। तो इसी के ऊपर में ये जो मेन 4 पोल्स है, पिलर्स है, जिसके ऊपर जो टीचिंग्स है जैनिज्म के, वो बिल्ट हुए हैं। द 24th तीर्थंकर वर्धमान महावीर 540 to 468 BCE is regarded as the real founder of Jainism in its present form. Mahavir was born in Kundagram near Vaishali in a Kshatriya family. At the age of 30 he renounced worldly life, उन्होंने छोड़ दिया था, and spent 12 years in severe penance, ठीक है, and meditation. After attaining Keval Gyan, supreme knowledge, ओके, ही बिगैन प्रीचिंग हिज डॉक्ट्रिन। तो उसके बाद में उन्होंने अपना डॉक्ट्रिन, अपना जो फिलोसफी है, वो बताना चालू किया था। तो इनकी जो जन्म हुआ था जैनिज्म महावीर जी का, तो वो वैशाली, कुंदाग्राम वैशाली। तो वैशाली कहाँ पे है, मुझे आप लोग कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, कौन वहां से बिलोंग करता है। अगर कोई बिलोंग करता है तो जरूर कमेंट में लिखिए, ठीक है। चलिए, Mahavir added celibacy to the 4 principles of Parshnath and formulated the 5 great vows, Panch Mahavratas: ahimsa, non-violence; satya, truth; asteya, non-stealing; aparigraha, non-possession; and brahmacharya, celibacy। तो ये 5 great vows, पंच महाव्रतास जिसको कहा जाता है। दिस प्रिंसिपल बिकम द कोर टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, जो जैनिज्म के कोर टीचिंग्स का पार्ट है। जैनिज्म रिजेक्टेड द ऑथोरिटी ऑफ वेदास, एनिमल सैक्रिफाइसेस एंड द कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन बर्थ। ये बहुत ही अच्छा एक चीज है। द इनएम्फेसिस कर्मा, रीबर्थ एंड लिबरेशन, मोक्ष थ्रू राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, नोन एज द 3 ज्वेल्स, 3 रत्न जिसको कहा जाता है, ठीक है। राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, ठीक है, इस पे फोकस किया था। द रिलीजियन सपोर्ट, द रिलीजियन गेन्ड सपोर्ट फ्रॉम, देखिए कोई भी रिलीजियन को सपोर्ट करने के लिए लोगों की जरूरत है, तो कौन से लोग इनको सपोर्ट करते थे? मर्चेंट्स, ट्रेडर्स एंड अर्बन कम्युनिटीज, बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल टीचिंग्स एंड एथिकल वैल्यूज। Several rulers also patronized Jainism. Over time, Jainism spread to different parts of India, particularly in western and southern regions.
Around the first century CE, Jainism split into two major sects, the Digambras and Svetambras. ठीक है, दो सेक्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी सीई में Jainism, Digambara, Svetambara. The Digambaras believed that monks should not wear clothes, while Shwetambaras permitted white garments. तो दिगंबर्स में क्या होता है कि कहा जाता है कि जो मॉन्क्स होते हैं वो कपड़े नहीं पहनेंगे बिना कपड़े के, और श्वेतांबराज में होता है कि व्हाइट गारमेंट आप पहन सकते हैं. आप देखेंगे बहुत जगह पे देखने को आपको मिलेगा. जैनिज्म मेड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस टू इंडियन कल्चर, लिटरेचर, फिलोसॉफी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. Its emphasis on non-violence and ethical living has had a lasting influence on Indian society. Thus, Jainism developed from a reform movement into one of the major religious traditions of India. ठीक है, तो बहुत ही आसान इजी लैंग्वेज में आपको यूज करके मैंने आंसर लिखा है आपके लिए. तो आप अगर आप ध्यान से थोड़ा 5-10 मिनट आप दीजिएगा आंसर के पीछे में, आपको दूसरा चीज और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना आपको रटने की जरूरत है. और कसम से मैं बता रहा हूँ, इग्नो में रोट लर्निंग का कोई वैल्यू नहीं है. इतना 100% लिख लीजिए. आप जितना आप नॉलेज गेन करेंगे उस नॉलेज को अपने हिसाब से बता के लिखिए. और अगर आप सुनते हैं ध्यान से तो आपको पीडीएफ की जरूरत नहीं है, याद करने का कोई जरूरत नहीं है. आप अगर ध्यान से सुन ले वीडियो को, लेक्चर अच्छे से सुन ले, तो आप आराम से अपना आंसर बना के लिख सकते हैं. यही नहीं कि सेम टू सेम आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, राइट ए नोट ऑन अलेक्जेंडर इन्वेजन. सो व्हाट वेर इट्स लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स. तो अलेक्जेंडर इन्वेजन के बारे में बताया गया है. तो ऐसा कोई रिलेटेड ऐसे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन है तो आप यहां से लिख सकते हैं. Alexander of Macedonia invaded northwestern India in 326 BCE. His invasion was a part of his larger campaign to conquer territories extending from Greece to Asia. तो ये जो वो उनका कहना ये था कि वो कंकेयर करेंगे, बहुत लंबा टेरिटरीज बनाएंगे ग्रीस से एशिया का, उनका जो एक मतलब एम था. Though his stay in India was brief, छोटा टाइम के लिए, कम टाइम के लिए रहे थे, it had more important long-term consequences. After conquering the Persian Empire को कंक्योर करने के बाद अलेक्जेंडर crossed the Hindu Kush. Alexander crossed the Hindu Kush and entered northwestern India. Several local rulers submitted to him without resistance. किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, सब अपना समर्थन दे दिया सबने. However, King पोरस की कहानी आपको बहुत जगह देखने को सुनने को मिलेगी, who ruled the region between the Jhelum and Chenab rivers, offered strong resistance. तो उनके साथ में बहुत ज्यादा एक कहा सुनी मतलब कहना है कि फाइटिंग हुई. ठीक है, बैटल चला जिसको हम लोग कहते हैं द फेमस बैटल ऑफ हाइडेस्पेस. ठीक है, was fought between Alexander and Porus on the banks of Jhelum river. Although Alexander emerged victorious, he was impressed by the courage and leadership of Porus and allowed him to continue ruling his kingdom. हालांकि अलेक्जेंडर जीत चुके थे, पर पोरस को कहा गया कि नहीं, उनकी जो बहादुरी थी और उनका जो मतलब एक लीडरशिप था वो देख के खुश हुए थे और उन्होंने कंटिन्यू करने के लिए बोला था कि आप अपना किंगडम रूल कर लेंगे. तो पोरस के ऊपर बहुत सारे पुराने 90s के जो भी किड्स हैं, 90s के किड्स आप जानते हैं, पोरस के ऊपर में बहुत सारे क्या एक सीरियल भी आती थी. तो खैर वो सीरियल में अपने जानने को मिलेगा. ठीक है, तो पहले तो कुछ हिस्टोरिकल सीरियल आते थे, आजकल तो रील रिलैक्स करते हैं. ठीक है, ऐसा कुछ है. Alexander wished to advance further into India, but his soldiers refused to move beyond the Bias river because they were exhausted and feared the powerful kingdoms of Gangetic plains. As a result, Alexander turned back and began his return journey. He died in Babylon in 323 BCE. Alexander's invasion had several long-term impacts. It established direct contact between India and Greek world. इसका देखिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा इंडिया एंड ग्रीक वर्ल्ड के बारे में, डायरेक्ट एक कॉन्टैक्ट बना. दिस एनकरेज ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंजेस बिटवीन द टू रीजन्स. Greek merchants, travelers and diplomats visited India more frequently after this period. ठीक है, the invasion also increased geographical knowledge about India in the Western world. Greek writers recorded valuable information about Indian society, economy and political conditions. Politically, the invasion exposed the weakness of northwestern states, which were divided and lacked unity. This situation may have helped the rise of the Mauryan Empire under Chandragupta Maurya, who soon brought large parts of northern India under one rule. तो देखिए ये पार्ट बहुत इजी है, इसको बाइलिंगुअल बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से. The interaction between Indian and Greek cultures later contributed to the development of Indo-Greek art and architecture, especially the Gandhara School of Art. Gandhara School of Art Indo-Greek art और architecture के मिक्सअप से ही बना है. तो अगर हमारे बीच में इंडिया और ग्रीक के बीच में तालमेल नहीं होती तो ऐसा कुछ देखने को हमें नहीं मिलता. गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट कौन कौन से हैं मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा. Although Alexander did not establish a permanent empire in India, his invasion marked the beginning of closer relations between India and the
Mediterranean world. Its effects on trade, culture, art and political developments continued for many centuries. ठीक है, तो देखो बहुत अच्छा एक स्टोरी टाइप में हम लोग जानने को मिलेगा। हिस्ट्री जो है स्टोरी के हिसाब से पढ़ना है ध्यान से, ना कि रटना है, रट्टू पोपट नहीं बनना है, रटना नहीं है, रोड मेमोराइजेशन को छोड़ देना है बिल्कुल भी। अगर आप रोड मेमोराइजेशन करते हैं तो मैं बता दूं आप मतलब आपके दिमाग में रहेगा नहीं। हिस्ट्री को जो है स्टोरी के हिसाब से आराम से टाइम दीजिए, थोड़ा सा दिमाग में बैठाइए, एक बार आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, बस जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे, इतना ये है। और अच्छे से मेरे लेक्चर्स को फॉलो कीजिए, और भी लेक्चर्स है प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, मिल जाएगा आपको, तो लेक्चर्स फॉलो कीजिए और आराम आराम से आप अच्छे नंबर ग्रैब कीजिए, अच्छे नंबर लाइए। आज का लास्ट और तीसरा क्वेश्चन, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव apparatus ऑफ मौर्यन एम्पायर। अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव apparatus ऑफ द मौर्यन एम्पायर, इसकी जगह पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बोल दे तो कीवर्ड्स आपको बहुत ध्यान से रखने हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स ऑफ मौर्यन एम्पायर अगर आप बोल दे तो मान के चलिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में, मौर्यन एम्पायर के बारे में लिखने को लिखा है कि देखो क्वेश्चन तकरीबन सेम ही होता है, आंसर सेम ही लिखना होता है, बस क्वेश्चन घुमा दिया जाता है, ऐसी डरने वाली कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत कीवर्ड आपको दिमाग में रखना है, कीवर्ड मैच कर जाता है तो आंसर आप लिख सकते हैं, पर उसके लिए पढ़ना जरूरी। चलिए, द मौर्यन एम्पायर वाज द लार्ज एम्पायर टू यूनाइट मोस्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मौर्यन एम्पायर जो था लार्ज एम्पायर था, जो इंडिया सबकॉन्टिनेंट में अच्छे से मतलब सबको ग्रैब करके एक साथ में रखा था बांध के। फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य इन द 4th century BCE, it developed a highly organized administrative system. Information about Mauryan administration comes mainly from the Arthashastra, the accounts of Megasthenes एंड अशोकन इंस्क्रिप्शन। तो तीन जगह से हमको इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानने को मिलता है, मौर्यन एम्पायर के बारे में। द किंग वाज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पोजेस्ड द एक्सटेंसिव पावर्स। ही वाज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, कलेक्टिंग रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस एंड प्रोटेक्टिंग द एम्पायर। इतने सारे काम होते हैं किंग के। हाउएवर ही वाज असिस्टेड बाय मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स इन कैरिंग आउट दिस ड्यूटीज। पर इसके साथ में अकेले कोई काम नहीं कर सकता, इसके लिए मिनिस्टर्स या फिर ऑफिशियल्स होते हैं मेंटेन करने के लिए। अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स advised the king on important matters. High ranking officials known as Mahamatras, ठीक है, हाई रैंकिंग ऑफिशियल को महामत्रास कहा जाता था, played an important role in administration. Different officials were responsible for taxation, trade, agriculture, forest, mines and public works. अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मिनिस्टर्स हुआ करते थे, जैसे अभी होते हैं। ठीक है, चलिए। The empire was divided into province for efficient administration. प्रोविंस मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता था, बहुत बड़ा एम्पायर था हालांकि, इसी वजह से। मेजर प्रोविंसेस वेर गवर्न्ड बाय प्रिंसेस और ट्रस्टेड ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय द किंग। जो इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोविंसेस वो प्रिंस या फिर ट्रस्टेड ऑफिशियल्स को दिया जाता था कि आप देखभाल करें क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ईच प्रोविंस वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स एंड विलेजेस। फिर हर एक प्रोविंस को डिस्ट्रिक्ट या फिर विलेजेस में बांट दिया जाता था। ठीक है, स्टेट जिसको हम लोग कहते हैं, तो उस समय पे प्रोविंस हुआ करती थी। जैसे हमारे स्टेट हो जाएंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, उसके बाद स्टेट्स क्या होता है कि विलेजेस हो जाते हैं, तो उस हिसाब से उस प्रोविंस को हम स्टेट्स भी मान सकते हैं उस समय के। ठीक है, द विलेज फॉर्म्ड द बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट विलेज होता था। विलेज अफेयर्स वेर मैनेज्ड बाय विलेज हेडमैन एंड लोकल ऑफिशियल्स। दे हेल्प्ड इन रेवेन्यू कलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जो विलेज के हेडमैन है वही लॉ एंड ऑर्डर और रेवेन्यू कलेक्शन को मेंटेन करते थे। द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड रेवेन्यू सिस्टम। देखो रेवेन्यू सिस्टम जो था वेल ऑर्गेनाइज्ड था। लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है तो आपको समझने में या फिर दिमाग में रखने में आसानी होगी। लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम एंड वाज जनरली कलेक्टेड एज अ शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। Taxes were also imposed on trade, crafts, forests, mines and other economic activities. तो कहां-कहां पे आपको टैक्स देना पड़ता था उस समय देख लीजिएगा। A strong army was another important feature of Mauryan administration. Army, according to Greek accounts, the army consisted of, देखो ग्रीक अकाउंट्स के हिसाब से आर्मी क्या-क्या तो होती थी आर्मी में, इन्फेंट्री, कैवलरी, ठीक है, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स। सेपरेट डिपार्टमेंट सुपरवाइज्ड मिलिट्री अफेयर्स। अलग डिपार्टमेंट होती थी मिलिट्री अफेयर्स को देखभाल करने के लिए। द मौर्यन रूलर्स वर आल्सो मेंटेन एंड एफिशिएंट स्पाई सिस्टम। देखिए मौर्यन रूलर्स का एक सिस्टम था जो स्पाई मेंटेन का, जैसे हमारे पास में भी रॉ है, ठीक है, वैसे ही स्पाई सिस्टम उनके पास में भी होता था। स्पाइस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफिशियल्स एंड सब्जेक्ट्स एंड हेल्प द किंग मॉनिटर द फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अब कौन सा मंत्री घूस खा रहा है, कौन चोरी चकारी कर रहा है, उसका जो भी गुप्तचर होते थे जिसको कहा जाता है, तो वो अपने देखते थे, देखकर किंग को रिपोर्ट करते थे। ठीक है, अंडर एम्पेरर अशोका स्पेशल ऑफिसर्स called Dhamma Mahamatras were appointed to spread the principles of Dhamma and look after the welfare of the people. तो अशोका के समय पे धम्मा महामत्रास को रखा गया था, जो अपॉइंट स्पेशली किया गया था, जो प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा थे, जो कि अशोका को जो धम्मा थे मतलब जो रूल्स बेसिकली उसको स्प्रेड करने के लिए
और वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब पीपल के देखभाल के लिए वो अपॉइंट किया गया था उनको। द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड, देखिए ज्यादातर बहुत ही सेंट्रलाइज था, मतलब मेन हेड तो किंग होता था, तो किंग से ही हर कोई जिसको बोला जाता है कि किंग ही जो था वो परिचालन करते थे, या फिर ही यूज्ड टू एडमिनिस्टर ऑल द थिंग्स एंड ऑल्सो किंग वाज द हेड। That is why it is called the highly centralized, efficient and extensive. It enabled the rulers to govern a vast empire and maintain political stability. Its influence can be seen in many later administrative systems in Indian history. तो धीरे धीरे बहुत सारे मतलब बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे इंडिया में, जो बाद में मतलब बर्थ हुए, जिनके बाद में जानकारी मिली हमें, या फिर जानकारी मिलती है कि जो जो मॉडर्न एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को फॉलो किया करते थे। तो होप आपको वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, और मैं और भी वीडियोस आपके लेके आऊंगा, कम से कम 40-50 हम लोग क्लास कर लेंगे, तो उसमें से ही ज्यादा शॉर्ट नोट्स भी होंगे उसमें, ठीक है। ये 20-20 नंबर्स के हैं, इसमें से शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, इसी में से ही सारा कुछ आएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप बिंदास देखिए, चैप्टर रिलेटेड अगर आपको समरीज या फिर कुछ चाहिए तो प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, और भी बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, तो डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड और बहुत सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू, जय हिंद, मिलते अगले पार्ट के वीडियो में।